मुरादाबाद में लव जिहाद का एक और मामला आया सामने। समीर ने संयम बनकर की दोस्ती, निकाह के लिए धर्म परिवर्तन का बनाने लगा दबाव। युवती से कर रहा था लगातार पैसे की मांग। बरेली में जिहादी ने दिया दुष्कर्म की घटना को अंजाम। जिहादी ने नाबालिग किशोरी को बनाया अपना निशाना। दुष्कर्म कर मौके से फरार हुआ आरोपी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ नगर निगम का दावा हुआ फेल। जोन 8 कार्यालय में बदहाल है व्यवस्थाएं। महिला शौचालय की हालत खराब। स्मार्ट सिटी के सारे दावों को करता झूठा साबित। चूहों के गांजा खाने का अजीबोगरीब मामला आया सामने। मथुरा में नशेड़ी चूहे खा गए 581 किलो गांजा। कोर्ट ने चूहों पर अंकुश लगाने को कहा। समस्या से निपटने के भी दिए आदेश। और लव जिहाद के विरुद्ध शोक सभा का आयोजन। मुजफ्फरनगर में हिंदू शक्ति संगठन ने सौंपा ज्ञापन। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। शिकार होने वाली हिंदू युवतियों को मिले न्याय। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। देश भर में लव जिहाद के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जहां हर दिन देश के किसी न किसी कोने से लव जिहाद आरोपों वाले मामले सामने आ ही जाते हैं। और ऐसा ही एक और मामला सामने आया है मुरादाबाद के ककघर थाना क्षेत्र से, जहां एक लड़की के परिजनों ने दूसरे धर्म के युवक पर बहला फुसलाकर पैसा वसूलने और धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य करने का आरोप लगाया है और मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल ये घटना जिले के थाना कटघर थाना क्षेत्र की है। वहीं परिजनों ने समीर नाम के युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। परिजनों का आरोप था कि पकड़ा गया युवक समीर मुस्लिम है और सोशल मीडिया पर अपना हिंदू नाम श्याम लिखकर हिंदू युवतियों को बहला फुसलाकर उनसे पैसा वसूलने का काम कर रहा था। इस दौरान आरोपी समीर ने उनकी बेटी के साथ भी ऐसा ही किया, जहां उसने उनकी बेटी को धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को भी धर दबोचा है। लड़की पक्ष के कुछ लोग एक लड़के को यहाँ पकड़ के लेके आए थे। उनका कहना था कि ये लड़का उस लड़की को उसके संग ब्लैकमेलिंग कर रहा था। ये पिछले करीब 1.5-2 महीने से उसके साथ इनसे बातचीत इनकी हो रही थी और लड़की से इन्होंने बीच में उस लड़के ने कुछ पैसे भी लिए थे, ऐसा उसने बताया है। उसका कहना था कि इसके पास सोशल मीडिया के माध्यम से आपस में इनका परिचय हुआ था, तो उसके पास उसके चैट्स और फोटोज़ थे, जिसको लेकर उसका कहना लड़की पूछता कि उससे डिमांड कर रहा था, उसको ब्लैकमेल कर रहा था। उस संबंध में आज एक तहरीर लोगों की तरफ से, लड़की पक्ष की तरफ से दी गई है। अब लोग पंजीकृत किया जा रहा है। हम लोग अभी तथ्यों की जानकारी कर रहे हैं। जो भी तथ्य इसमें संज्ञान में आएंगे जांच के बाद उसके हिसाब से। सरकार चाहे कितने भी कानून और नियम बना ले, पर जिहादी हैं जो अपने खुराफात से बाज नहीं आते हैं। खुलेआम जिहादी प्रदेश सरकार को चुनौती देते हुए साफ नजर आ रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली थाना इज्जत नगर क्षेत्र का है, जहां एक परिवार ने अपने घर में टाइल पत्थर लगवाने के लिए पास के ही टाइल मिस्त्री फरमान अली और अब्बास अली को बुलाया था। इसी दौरान जिहादी फरमान अली ने उनकी 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। जब दुष्कर्म की बात का पता परिजनों को चला तो उन्होंने इस बात को कुछ हिंदू संगठनों के संज्ञान में डाला। हिंदू संगठनों के संज्ञान में आते ही मामला तूल पकड़ने लगा और हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष दुर्गेश गुप्ता ने मामले का संज्ञान लेकर मामले में आरोपी जिहादियों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। जिसके बाद थाना इज्जत नगर में पीड़ित परिवार ने तहरीर दी है और तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी फरमान अली और अब्बास अली के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। परसों की बात है, मैं स्कूल गई थी। वहाँ पे मुझे
जोर से बोलिए बेटा। लड़के ने बुलाया कौन लोग थे जिन्होंने आपके साथ शोषण किया? ये उसका नाम फरमान था। मुस्लिम लोग थे। क्या नाम था बेटा? नाम बता। फरमान फरमान, ठीक है। उसने मुझे बुलाया था, फिर मुझे बाइक पे बिठा के ले गया, मैं मना कर रही थी, फिर भी मुझे ले गया बाइक पे। एक अपने समाज की, एक हमारे समाज की एक नाबालिग लड़किया को एक विधर्मी जो है घर पर टाइल पत्थर लगाने के नाम के बहाने उस लड़की को उसने अपने प्यार के जाल में सुनियोजित तरीके से फंसाकर उसके साथ में गलत कार्य किया। घटना की जानकारी हम लोग को आज मिली, क्योंकि पीड़ित पक्ष बहुत डरा सहमा हुआ था, तो तुरंत हम लोग थाने में आए और पीड़ित पक्ष के लिए न्याय के लिए आज हम लोगों ने यहाँ तहरीर दी है। क्योंकि पीड़ित पक्ष बहुत डरा हुआ है, लड़का जो है लड़के ने उसको नशे की गोली देकर उसके साथ में बलात्कार किया है और इन्हीं धाराओं में आज हम लोगों ने यहाँ पे राजधानी लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद तो खूब की जा रही है, लेकिन शहर के नगर निगम का एक जोनल कार्यालय ऐसा भी है जो स्मार्ट सिटी के सारे दावों को झूठा साबित करता है। नगर निगम जोन 8 का कार्यालय परिसर ही अव्यवस्थाओं से भरा हुआ है और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत महिलाओं को पूरे शहर में मोबाइल पिंक टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध करा रहा है, तो दूसरी तरफ नगर निगम जोन 8 कार्यालय सारी सुविधाओं के मुंह पर तमाचा मारता दिखाई दे रहा है। दरअसल इस कार्यालय परिसर में स्थित महिला शौचालय ऐसी हालत में है कि कोई भी महिला इसका प्रयोग नहीं कर सकती है। इसके अलावा दिव्यांग शौचालय में तो कबाड़ भरा हुआ है। मैंने देखा कि दिव्यांग शौचालय है तो उसमें कबाड़ रखा हुआ है और मतलब आजकल यूज करने लायक नहीं है। इसका जो और लेडीज शौचालय है वो भी सही नहीं है, जो है शौचालय की स्थिति बहुत बुरी स्थिति है। लखनऊ एक तरह से स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। जी 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 जी। तो ये क्या इम्पैक्ट डालेगा, क्या प्रभाव होगा इसका स्मार्ट सिटी बनने में? क्या ये सपना पूरा हो पाएगा लखनऊ? नहीं, हमें तो नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। जब नगर निगम अपना खुद का काम नहीं सही से कर पा रहा है तो बाहर क्या करेगा काम जाके। लखनऊ नगर निगम में पिंक टॉयलेट तो बहुत बने हुए हैं, बट उसकी देखभाल नहीं हो रही है। महिलाएं कहाँ जाएंगी, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। लखनऊ नगर निगम वहाँ पे चाहिए कि उसकी साफ सफाई करे, देखभाल करे और अच्छी तरीके से इसकी व्यवस्था बनाए रखे। कहने को तो राजधानी लखनऊ स्मार्ट सिटी रैंकिंग में 16वें स्थान से 9वें स्थान पर आ चुका है, लेकिन राजधानी लखनऊ नगर निगम का जोन 8 का कार्यालय सारे दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। राजधानी लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने हाल ही में विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर कई सारे शौचालयों का निरीक्षण किया, लेकिन जोन 8 का कार्यालय कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या जोनल अधिकारी प्रज्ञा सिंह की नजर अपने ही कार्यालय परिसर में मौजूद इस दिव्यांग शौचालय और महिला शौचालय की तरफ कभी नहीं जाती है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या लखनऊ ऐसी बदहाल व्यवस्था के साथ स्मार्ट सिटी बनने का दावा कर रहा है? श्वेता सिंह। उत्तर प्रदेश में मथुरा पुलिस की एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है और पुलिस की इस बात पर कोर्ट को भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है। पुलिस की बात सुनकर जज भी हैरान रह गए। दरअसल यहां नशेड़ी चूहों द्वारा 581 किलो गांजा खा जाने का मामला सामने आया है। गांजे को चूहों की ओर से खा जाने की बात पुलिस ने बाकायदा अपनी रिपोर्ट में की और कोर्ट से ये बात कही है, कोर्ट को ये बताया है। पुलिस ने कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में ये कहा है कि गोदाम में रखा 581 किलो जब्त गांजा चूहे खा गए। आपको बता दें कि इसकी कीमत 60 लाख रुपए थी। आपको यह भी बता दें कि यह गांजा पुलिस की ओर से 2 अलग अलग मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किया गया था। पुलिस ने इसकी रिपोर्ट एडीजी के कोर्ट में पेश की थी। कोर्ट ने पुलिस की इस बात पर हैरानी जताई और चूहों द्वारा गांजा खा जाने के सबूत 26 नवंबर तक पेश करने को कहा। वहीं कोर्ट ने चूहों की समस्या से निपटने के आदेश भी जारी किए। एसपी सिटी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस ने जो गांजा पकड़ा था वो भारी जलभराव के कारण सड़ गया था, जो पेश करने लायक नहीं है और बाकी सब माल थाने में ही है। फिलहाल अब अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। देखना यह है कि पुलिस क्या सबूत पेश कर पाती है। थाना हाईवे में 196 किलो गांजा जो कि एक अभियुक्त से पकड़ा गया था, बरामद हुआ था। उसके संबंध में थाना हाईवे में भारी जब बरसात हुई थी तो वो गांजा बरसात और जलभराव के कारण भीग गया था, जिससे उसके जो पैकेजिंग थी वो नष्ट हो गई थी।
माल थाने में ही है, थाने में पूरा माल सुरक्षित है और थोड़ा सड़ गया है, बस इतना ही है। चूहों का कोई जिक्र न सीओ साहब ने अपनी रिपोर्ट में किया है। सीओ साहब ने जो रिपोर्ट लगाई है न्यायालय में, उसमें उन्होंने यही जिक्र किया है कि जल भराव के कारण माल को नुकसान हुआ है। और अब खबर है यूपी के मुजफ्फरनगर से, जहां राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने लव जिहाद की शिकार हुई युवतियों के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साथ ही ज्ञापन प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के नाम सौंपा, जिसमें संगठन के द्वारा कई महत्वपूर्ण मांग ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार के सामने रखी गई हैं। लव जिहाद का शिकार होने वाली हिंदू युवतियों जो किसी कारण से बच जाती हैं, उनको रोजगार, उनके पुनर्वास की सरकार व्यवस्था करे, साथ ही उन जिहादियों को फांसी की सज़ा मिले और ये सज़ा का जो समय है वो अधिकतम 1 महीना होना चाहिए। साथ ही उच्चतम न्यायालय में इस तरह के मामलों की अपील नहीं होनी चाहिए और एक ऐप भी सरकार लॉन्च करे। इस ऐप के माध्यम से जो भी इस तरह की शिकायतें आती हैं उन पर तत्काल FIR दर्ज हो। कुछ मामलों में FIR दर्ज कराने के लिए भी थाने में पीड़िता को चक्कर लगाने पड़ते हैं। दरअसल श्रद्धा की हुई निर्मम तरीके से हत्या से देश की झकझोर कर देने वाली ये घटना, और इससे सभी लोग हैरान हैं, परेशान हैं। देश भर में हिंदू समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठन सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जिहादियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा की मांग भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन द्वारा इस्लामिक जिहादियों द्वारा जो हमारी हिंदू, जैसे आप लोग को पता है कि श्रद्धा की जो दर्दनाक मौत हुई है, उस विभत्स घटना को ने जिसने सब पूरे समाज को झकझोर के रख दिया है, उसी घटना की वजह से हम लोग ने यहाँ पर एक शोक सभा की है, जिसमें एक श्रद्धा ही नहीं, निधि, निकिता, अंकिता, प्रिया, बहुत सारी लड़कियाँ जिनके हमने तस्वीर के साथ यहाँ बैनर भी लगाया हुआ है, इस लव जिहाद की शिकार हुई हैं, जिससे बड़ा दुख, बड़ा रोष व्याप्त है हिंदू समाज में। इसके लिए हमने शोक सभा की। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन द्वारा इस्लामिक जिहादियों द्वारा जो हमारी हिंदू बच्चियों की हत्याएं की जा रही हैं लव जिहाद के तहत, उसी के संबंध में जो हमारी बच्ची मारी गई हैं, जो को टुकड़े किए गए हैं, जिनको छतों से फेंका गया, उसी के संबंध में हमने यहाँ शोक सभा का आयोजन किया और उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपने ज्ञापन भी दिया है कि कितनी आपकी हमने माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया है और उसमें हमने ये मांग की है कि जो इस्लामिक जिहादी हैं उनको जो है सख्त कानून बनाकर फांसी की सज़ा का प्रावधान किया जाए। लव जिहादी जितने भी हैं उनके खिलाफ सख्त कानून बनाकर फांसी की सज़ा का प्रावधान किया जाए। और ये जो फांसी की सज़ा है ये 1 माह के अंदर होनी चाहिए, विशेष कोर्ट होनी चाहिए और इस कोर्ट में जो सज़ा होती है उसकी अपील भी कहीं ना हो कि वह ऊपर गया और समय लग गया। 1 माह में जो निर्णय हो गया उस पर वो सज़ा है। खबर है यूपी के अतरौली से, जहां आप कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष पंकज अवाना की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। वहीं पंकज अवाना ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ना तो स्कूल देती है और न अस्पताल देती है और न सड़कें देती है, बल्कि धार्मिक आधार पर विवाद कराती है। उन्होंने आगे कहा कि यदि हमारी पार्टी निकाय चुनाव में विजयी होगी तो हम 15 वर्षों का सारा हिसाब किताब सार्वजनिक करेंगे। सभी प्रस्ताव और इनसे संबंधित धनराशि का विवरण सार्वजनिक किया जाएगा। इसके अलावा भवन नक्शे और विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों की सिंगल विंडो की व्यवस्था में जन सामान्य को सुविधा प्रदान की जाएगी और इनसे संबंधित एस्टीमेट और व्यय का ब्यौरा भी सार्वजनिक किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी को, जिन्होंने हर गरीब मजदूर अपील करने आए हैं। जो देखिए, मैं आज अलीगढ़ के अतरौली वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं। ये एडमैन घर से निकलता भी है। ये देखो गैस चैम्बर। एडमैन का दावा, पिछले 4 सालों में दिल्ली में प्रदूषण 25% कम। इस एडमैन ने तो झूठे प्रचारों का अंबार ही लगा दिया। दिमाग की बत्ती जलाए, झूठे प्रचारों पर मत जाए। भाजपा के लिए सेवा ही विचार, नहीं चाहिए खोखले प्रचार। जब है समाधान फिर क्यों है परेशान, आओ अशोक क्लिनिक होके विवाहित जीवनों के। अशोक क्लिनिक, पीतमपुरा, दिल्ली।
रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जब है समाधान फिर क्यों है परेशान, आओ अशोक क्लिनिक होके विवाहित जीवनों के। अशोक क्लिनिक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर है यूपी के बदायूं से, जहां जिलाधिकारी मनोज कुमार ने जिला महिला चिकित्सालय औचक स्थलीय निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जिला महिला अस्पताल के कर्मचारी द्वारा मरीजों से अवैध वसूली करने के कई वीडियो भी वायरल हो चुके हैं, जिसको संज्ञान में लेते हुए आज जिलाधिकारी ने अचानक जिला महिला अस्पताल में छापा मारा। एक एक करके डीएम ने सभी वार्डों का निरीक्षण किया। डीएम ने मरीजों से उनका हालचाल भी जाना और अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल की। डीएम ने निर्देश दिए कि बेड के पास तीमारदारों के लिए बेंच डाली जाए और सीएमओ को निर्देश दिए कि व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग विशेष तौर पर होती रहे, किसी मरीज और तीमारदार को शिकायत का मौका ना मिले और वार्ड के बाहर चिकित्सकों के नाम, मोबाइल नंबर, उपलब्ध दवाओं की वॉल पेंटिंग कराई जाए। उन्होंने कहा कि बेडशीट नियमित रूप से बदली जाए और सीढ़ियों के पास गुटखा थूकने के निशान देखकर नाराजगी व्यक्त करते हुए सफाई के भी निर्देश जारी किए। मुख्यालय पर कुछ मांग भेजने की ज़रूरत है, इसका प्रस्ताव यहाँ से भेजा जाएगा। प्रयास ये है कि जो यहाँ पर इलाज के लिए लोग आते हैं, उनके तीमारदार साथ में आते हैं, उनको हम एक बेहतर व्यवस्था यहाँ पर प्रदान। और अब बात यूपी के हरदोई से, जहां पुलिस को ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के निर्देशन पर चलाए गए ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस ने 4 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चारों स्मैक तस्करों के पास से 305 किलोग्राम प्योर स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। एसपी ने बताया कि बीती रात एसओजी और पुलिस जींद की चौराहा पर मौजूद थी। इसी दौरान पीडब्ल्यूडी तिराही की तरफ एक बाइक पर सवार 3 व्यक्ति आते दिखे। पुलिस को देखकर बाइक सवारों ने भागने का प्रयास भी किया। पुलिस ने घेराबंदी कर मजार के पास से तीनों को दबोच लिया। पकड़े गए चारों आरोपी शातिर किस्म के बदमाश हैं और उनके ऊपर छेड़छाड़ के साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। एक शातिर उस्मानी, जो कि हरदोई पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था, पुलिस की गिरफ्त से फरार होकर उसने अवैध कारोबार भी शुरू कर दिया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। के तहत जनपद हरदोई में ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया गया, जिसमें कल 23/24 की रात में 4 अपराधी पकड़े गए हैं। इनके पास से कुल मिलाकर के लगभग 305 ग्राम प्योर स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 30 लाख रुपए होगी। इसमें से 2 अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी पता लगा है। एक मून उस्मानी करके है यहाँ जनपद का, इसके विरुद्ध चोरी और छेड़छाड़, गैंगस्टर आदि एनडीपीएस के ढेरों। यूपी के लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी तहसील में धोखाधड़ी और जालसाजी का अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक जालसाज महेंद्र ने पहले एक सादे कागज पर अपना पारिवारिक सिजरा बनाया और फिर उसमें खुद को और अपने परिवार को मरा हुआ दिखा दिया और फिर महेंद्र उसी कागज को मीडिया और अधिकारियों के सामने लेकर पहुंचा। आनन फानन में डीएम ने मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए, जिससे पता चला कि अभिलेखों में पूरे परिवार का नाम दर्ज है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष संदीप मेहरोत्रा ने भी कागज पर अपने फर्जी साइन होने की बात कही है। फिलहाल इस पूरे मामले में सच सामने आने के बाद भी अब तक जालसाज महेंद्र की गिरफ्तारी न होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। महेंद्र सनाप नत्थू निवासी बाजारपुर का एक प्रकरण अभी संज्ञान में आया है। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि महेंद्र, जो कि 5 भाई हैं, इनको नगरपालिका द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया गया है, पारिवारिक सिजरा प्रमाण पत्र जारी है, जिसमें उनको मृत्यु दिखाया गया है कि ये मृतक हैं। किंतु इस संबंध में जब नगरपालिका के चेयरमैन और ईओ से जानकारी दी गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त जो व्यक्ति हैं, इनका जो प्रमाण पत्र जारी है वो नगरपालिका से नहीं जारी किया गया है। इस पर जो हस्ताक्षर हैं वो हस्ताक्षर भी चेयरमैन साहब ने बताया कि उनके हस्ताक्षर भी नहीं है। साथ ही ये उनके कार्यालय से जारी नहीं किया गया है। यह एक फर्जी प्रमाण पत्र है, किंतु राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि महेंद्र और उनके परिवार के सदस्यों के नाम से दर्ज है।
इस संबंध में जांच के लिए तहसीलदार की दस्ता में कमेटी बनाई गई है कि उक्त प्रमाण पत्र फर्जी है या कैसे जारी हुआ है। उक्त व्यक्ति के संबंध में फर्स्ट अभिलेखों में वो व्यक्ति के नाम भूमि दर्ज है, तो इसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी के लिए एक टीम गठित की गई है। महेंद्र पुत्र नत्थू द्वारा ये सादे कागज पे ये प्रमाणित कॉपी जो मेरे हस्ताक्षरित जारी किया गया है पूरी तरीके से निराधार है। मेरे उस पर कोई भी हस्ताक्षर नहीं है और नगर पालिका या मेरे द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज जारी नहीं होता है। ये निराधार है। इसने अपने फर्जी इसको बनवा के हमारे हस्ताक्षर और हमारे मेंबर के फर्जी हस्ताक्षर बना के इसको जारी किया है और मैं इसके विरुद्ध कोतवाली मोहम्मदी में एक रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। मेरे नगर पालिका में तो इसका कोई प्रयोग नहीं किया गया है और अन्य कार्यालय पे तो कार्यालय वाले इसको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन नगर पालिका द्वारा ये किसी भी दस्तावेज किसी भी फाइल में ये दर्ज नहीं है और ये पूर्ण रूप से निराधार कागज है और ये जो भी घटना है ये असत्य है और ये फर्जी दस्तखत मेरे किसी ने जो महेंद्र ने बनवाए हैं। महेंद्र काफ़ी टाइम से यही सब विवाद खड़े कर रहा है जिससे कि जो है गुमराह कर सके और लोगों को गुमराह कर भी रहा है। इसका जो मृत प्रमाण पत्र वाला मामला आया है उसमें कोई भी सच्चाई नहीं। अगर सच्चाई होती तो कुछ दिन पहले इसने ज़मीन बेची जिसका दाखिलकारी नगर पालिका ने किया। अगर मृतक होता तो नगर पालिका दाखिलकारी थोड़ी करती ना, इसने ही बैनामा किया है। तो इस तरीके से ये षड्यंत्र रच रहा है। बात करेंगे बिहार के दरभंगा की, जहां ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सहर रसायन विभाग के प्रोफेसर, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर सहर रसायन विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा की, जिनको सर तन से जुदा करने की धमकी मिलने के बाद मामले में अब दरभंगा पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। इस न्यूज़ को सुदर्शन न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाया और जिसका असर देखने को मिला है। पूरे मामले में जांच एसडीपीओ सदर अमित कुमार ने शुरू कर दी है। इसी कड़ी में एसडीपीओ सदर विभाग पहुंचकर प्रोफेसर से मिले और जानकारी भी जुटाई। वहीं प्रोफेसर को एक सुरक्षा गार्ड भी दिया गया है। तो वहीं अब पुलिस गार्ड मिलने के बाद प्रोफेसर ने कहा कि पुलिस अलर्ट मोड पर है और मामले की जांच कर रही है। कल एक रजिस्टर्ड डाक से चिट्ठी आई थी 4 बजे। उसमें लिखा हुआ था कि आपका सर जुदा कर दिया जाएगा तन से और पूरे परिवार का कभी भी किया जा सकता है, जिहादी लोग करेंगे, अल्लाह का हुक्म है। और कारण बताया, मेरे पास कोई कंप्लेन मेरे लिए नहीं था। कारण बताया गया था कि आप सच से खर्च का ट्रांसफ़र करवा दीजिए, जो मेरे हाथ में है नहीं। तो मैं तो बहुत डर गया था और मेरे परिवार के लोग बहुत डरे हुए हैं। तो मैंने तुरंत एक पत्र लिखा, अपने कुलपति जी को दिया, कुल सचिव को दिया और थाना को भेज दिया और फिर उसकी कॉपी आज एसएसपी साहब को और आईजी साहब को भेज दिए हैं। लेकिन हमारे भेजने से पहले ही आईजी साहब ने स्वतः संज्ञान लिया और उन्होंने हमको फ़ोन किया था और आश्वस्त किया था कि आप चिंता नहीं करिए, हम लोग काम कर रहे हैं, आप सब निश्चिंत रहिएगा। और उसके तुरंत बाद डीएसपी अमित कुमार जी आ गए थे। वो यहाँ बहुत देर तक रहे हैं, सब लोगों से पूछताछ की है। मामला ये है कि कल बाई स्पीड पोस्ट इनके कार्यालय में एक पत्र आया है, कोई फ़ोन वगैरह नहीं किया गया। एक पत्र आया है कि विभागीय कुछ मामले हैं, किसी के ट्रांसफ़र वगैरह का इशू है, उससे रिलेटेड धमकी दी गई है। उसके संबंध में पत्र आया है, उसकी छानबीन की जा रही है। पत्र में क्या लिखा है सर? कुछ पुराने मामलों का जिक्र है जो इनके कार्यकाल के पहले का है। काफ़ी पुराने 95 का इशूज़ है, जैसा बता रहे हैं सर, 1995 वगैरह का इशूज़ है। उसके संदर्भ में उसी को और एलैबोरेट करते हुए कुछ इश्यूज़ बताया गया है और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कहा गया है। तत्कालीन एक प्रोफेसर हैं, उनके लैब डेमोन्स्ट्रेटर वगैरह हैं, उनके ट्रांसफ़र वगैरह का इशू। देखिए, ये अभी प्रमाणिक नहीं हुआ है कि पत्र जिहादी ने लिखा है। एक शब्दावली से उतने बड़े कंक्लूजन पर हम लोग अराइव नहीं कर सकते हैं। अभी छानबीन का विषय है। जिहादी मामला भी होता है, कुछ भी होता है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के पलेरा नगर में बीते 21 नवंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास सल्फास खाकर गंभीर हालत में तहसील कार्यालय पहुंची महिला उषा लोधी की जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके चलते पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच भी शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। फरार हुए कुछ आरोपियों की तलाश में भी पुलिस जुट गई है।
उषा लोधी नामक महिला के द्वारा दिनांक 21 तारीख को पलेरा में सल्फास खाया गया था, जिस संबंध में यहाँ उसको भर्ती किया गया था। हालत गंभीर होने से उसको जिला चिकित्सालय टीकम रेफर किया गया था, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद शव पंचनामा कार्रवाई करने के बाद शव को उसके पति के सुपुर्द कर दिया गया था। मर्ग जांच होने के उपरांत थाना पलेरा में अपराध 382/22 धारा 306/34 का खूबचंद राजपूत और लोगों के खिलाफ कायम किया गया है। और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय टीकमगढ़ के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए उसके अनुसार विवेचना कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें न्यायालय पेश किया जाता है। शेष आरोपी गिरफ्तारी जल्दी ही की जाएगी। सर इसमें क्या निकल के आया है सर कि महिला के द्वारा जो सल्फास खाई गई, सर क्या ऐसा मामला था सर इसमें? अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आए हुए हैं, इसमें खूबचंद राजपूत जो कि पलेरा का ही रहने वाला था, ये पिछले 7-8 वर्षों से महिला के साथ रह रहा था और उसको कई तरीक़ों से प्रताड़ित करता था और उसके जांच के उपरांत ही अपराध कायम किया गया है और खूबचंद राजपूत। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बेहाड़ा उपखंड क्षेत्र के कनेरा गांव को धर्मनगरी से जाना जाता है और इस गांव में 100 वर्षों पूर्व नरसिंह भगवान के मंदिर की भूमि थी, जहां प्राचीन बावड़िया और मंदिर हुआ करते थे। लेकिन भूमाफियाओं ने उस जमीन को खुर्द-बुर्द कर तहसीलदार और पटवारी से गठजोड़ करके भगवान की भूमि को अपने नाम करवा दिया। इसकी जानकारी तब हुई जब संत समाज और ग्रामीणों सहित पुजारी फिर से नरसिंह भगवान के मंदिर को बनाने के लिए पूजा की गई तो भूमाफिया सुरेश काबरा अपने साथियों के साथ वहां पर जा पहुंचा और मंदिर की भूमि पर लगे भगवा ध्वज और उस पर लगे बोर्ड को उखाड़ फेंका। भगवान और भगवा ध्वज का अपमान किया, जिसको लेकर हिंदू संगठनों और साधु संतों में रोष बना हुआ है। वहीं घटना को लेकर आक्रोशित साधु संत और ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में कनेरा थाने पर जाकर प्रोटेस्ट किया और आरोपी भूमाफियाओं की गिरफ्तारी की मांग की। पहले यहाँ थी, यहाँ मेरे बाप दादाओं के समय से मंदिर ढस चुका था जी। उसके बाद में वो मूर्तियाँ वहाँ ला के स्थापित की और वहाँ से हम पूजा कर रहे हैं। अच्छा, कितने वर्षों से आपकी बुजुर्ग यहाँ सेवा कर रहे हैं? करीबन 80 साल से करीबन। तो 80 साल से आपका परिवार आपका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।